हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर ने आपके लिए इंट्रोड्यूस की है सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025, जिसमें हम सभी शिफ्ट्स ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। आज हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 to 7 ऑलरेडी नहीं देखे तो वो भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। आज हम पार्ट 1 से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेक्सास वेलिचिनिया ज़ूक इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो एक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये मेडिसिनल प्लांट है, कहाँ से पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी इस क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। हिमालयन यू इसका कॉमन नाम है और हिमाचल प्रदेश से ये चीज़ पाई जाती है। बेसिकली ये एक प्लांट जो है ये मेडिसिनल तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इन आयुर्वेदिक एज वेल एज यूनानी मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल इसका रहता है। फॉर क्योरिंग, किस प्रकार के क्योर करने के लिए, कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर एंड पेन को रिलीव करने के लिए ये एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है और इसका नाम है हिमालयन यू, अगर कॉमन नेम देखें। और इसका आपको साइंटिफिक नेम भी आना चाहिए, दैट इज टेक्सास वेलिचिनिया ज़ूक। तो ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड बायो का क्वेश्चन है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनालिज के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप न्यूक्लियस, और इसमें वो कह रहे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर आपको ये नहीं पता तो फॉर द टाइमिंग इसको आप लीव कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लाइजोसोम्स सुसाइडल बैग्स। बिल्कुल ये लाइजोसोम सुसाइडल बैग्स ही कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल ही कहलाता है। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब है रॉन्ग, इनकरेक्ट ऑप्शन आपने देखना है। तो अगर आपको नहीं भी पता ये बात, तो न्यूक्लियस के अंदर वैसे लिपिड मेटाबोलाइजेशन जो है वो नहीं होती, मेटाबॉलिज्म, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, इस तरह की बॉडीज के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये आपने ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स या लाइजोसोम्स में लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखें, तो इसी प्रकार से आपने, जब हम अपने डिटेल लेक्चर करवाते हैं बायो का, तो उसमें हम कुछ स्टूडेंट्स को चीज़ें याद करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल वॉल के बारे में हम बात करते हैं। तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, यानी सब कुछ अलाउ नहीं करती ये एंटर करने के लिए सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें अगर हम, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का भी पार्ट रहा था। राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसी को कहा जा सकता है। गोल्जी बॉडीज की बात करें तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ये ऑर्गेनेली कहलाती है। लाइजोसोम्स की बात करें तो सुसाइडल बैग, जो आपकी क्वेश्चन का भी पार्ट था, वो कहलाती है लाइजोसोम, सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। प्लास्टिड जो है वो किचन ऑफ द सेल कहलाता है, बिकॉज इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी रहता है, जहां पे क्लोरोप्लास्ट की मदद से फूड जनरेट होता है प्लांट के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट जो है उसमें सेविंग, यानी कि वो फूड स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। न्यूक्लियस जो है, बेसिकली न्यूक्लियस की उन्होंने बात की थी और हमारा एक्सेप्शन निकला था, लिपिड मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटीरियल, डीएनए, आरएनए अगर जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, जेनेटिक मटीरियल, प्लस इट एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है न्यूक्लियस। तो ये आपकी कुछ और आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव में और भी क्वेश्चन आपको जो बन सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज जो है प्लासी के युद्ध से हमने कहा था, 1757 का ये युद्ध है। 1757 डेट भी आपको जरूर आनी चाहिए, ईयर आपको जरूर आना चाहिए प्लासी का युद्ध का। और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच की ये फाइट थी। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल बिगिनिंग यहीं से कहलाती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पे कंट्रोल करने स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स एज ऑफ 2022। तो लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, ये भी आप अपनी जनरल कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं। बिहार एक प्लेन एरिया है प्लस काफी बड़ी जगह है, तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स नहीं होने चाहिए। महाराष्ट्र तो वैसे ही हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है और काफी बड़ी जगह है, तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स नहीं हो सकते।
तो ये दोनों तो आपके गलत हो गए। कर्नाटक भी बड़ी जगह है और ये भी बैंगलोर कर्नाटक में ही आता है और यहाँ पे भी लीस्ट नंबर नहीं होने चाहिए, तो लीस्ट नंबर आपके बनते हैं मिजोरम में। ऐसी और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लीस्ट नंबर यानी 1 यहाँ पे रहेगा आपके एयरपोर्ट्स का नंबर। तो और कौन सी ऐसी स्टेट्स बनेंगी? त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दीव। तो ये हमारी स्टेट्स एंड यूटीज बनती हैं कुछ जहाँ पे 1 ऑपरेशनल एयरपोर्ट रहेगा। और आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है जो कि थोड़ा एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा एप्ट नहीं है, इसलिए वहां पे है। और प्लस कुछ यूटीज हैं जो स्मॉल हैं, इसलिए वहां की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स की नहीं रहेगी, इसलिए वहां पे एक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग व्हाइल प्रेजिंग द अमेंडिंग feature of the Indian Constitution said that this variety in the amending process is wise but is rarely found। तो हमारे अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है दैट इज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड मानी जाती है। और ये एक पर्सन ने उसको कमेंट्री में एक उन्होंने कोटेशन दी हमारी संविधान के अमेंडिंग प्रोसेस को कि ये जो अमेंडिंग प्रोसेस है काफ़ी वाइज है, समझदारी की बात है, लेकिन रेयरली बहुत ही कम जगहों पे ऐसा पाया जाएगा। तो ये केसी वेरी ने ऐसा कहा था बिकॉज हमारा संविधान काफ़ी उन्होंने इंटेलिजेंटली उन्होंने उस चीज़ को पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड बनाया है। कुछ मैक्सिमम चीज़ें हमारे संविधान में फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सरकार के अगेंस्ट चीज़ें ना चले जाएं, इसलिए उसे पार्टली रिजिड भी बनाया गया। सेक्युलर के अगेंस्ट ना हम चले जाएं, इसलिए उसे पार्टली रिजिड भी क्रिएट किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें हमारे संविधान में कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो हमारा संविधान फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसके अंदर एंड रिजिडिटी भी है जहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट देखें, तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन was awarded with which of the following awards by the government of India 2023। तो पद्मा अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। भारत रत्न हमारा टॉप का सिविलियन अवार्ड है और उसके बाद पद्मा अवार्ड्स आ जाते हैं, पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड्स। और यहाँ पे जाकिर हुसैन जी को 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड से निवाजा गया था जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। तो इसी प्रकार से आपको 2025 के भी पद्म विभूषण अवार्डीज का नाम जरूर आना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। तो ये देखें जरा, फर्स्ट पर्सन हमारे जिनको इस साल का मिला है दैट इज दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी जी, मेडिसिन के अंदर इनको प्राप्त हुआ है। श्री जगदीश सिंह केहर जी, ध्यान रखें ये जस्टिस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनकी वर्डिक्ट्स के ऊपर भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको मिला है। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, इनको आर्ट में कथक फोक डांस के लिए, क्लासिकल डांस के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी जो हैं इनको इंडियन वायलिनिस्ट फेमस हैं, उसकी वजह से इनको पद्म विभूषण मिला है। MT वासुदेवन नायर जी जो हैं इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की वजह से मिला है। उसामा सुजुकी जी जो हैं उनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री की वजह से मिला है। इनकी जो नेशनैलिटी है दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। शारदा सिन्हा जी जो हैं उनको फोक सिंगर, बहुत ही फेमस फोक सिंगर है, बिहार की कोकिला नाम से भी इनको फेमस हैं ये, और ये बिहार के हैं। तो ये 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2025 में। वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ध्यान रखें इनके ऊपर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आपको एग्जामिनेशन में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, गंगूबाई हंगल एंड प्रभा आत्रे जी भी बहुत फेमस है। वर एक्सपोनेंट्स ऑफ, ये कौन से घराने से बिलोंग करते थे? तो ये किराना घराने से बिलोंग करते थे। कुछ फेमस ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं जिनका घराना भी आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो ये आपका फेमस घराना किराना घराना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following famous Indian athletes won the Zurich Diamond League Final 2022 in September 2022? तो ये एथलीट, फेमस एथलीट की बात हो रही है। तो फेमस एथलीट अगर आपको सबको पता है, नीरज चोपड़ा जी बहुत ही फेमस एथलीट है, हालांकि बाकी भी फेमस हैं, लेकिन ये एथलीट और जिन्होंने ये जीता है ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल, तो नीरज चोपड़ा जी थे उस समय पे। नेक्स्ट देखें, Which of the following टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट्स was held in India? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एशिया में पहली बार कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये साल था 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952 का, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज एशिया में पहली बार स्टेज किया गया था एक वर्ल्ड चैंपियनशिप को। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है। 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन सी? टेबल टेनिस की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, 1952 में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन है।
वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स हैं जिसकी आपको मीनिंग के साथ उसको अलाइन करना है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डीवैल्यूएशन, अगर हमारी करेंसी को हम थोड़ा सा लोअर साइड पे कर दें एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपका देखेंगे डिक्लाइन इन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, ये नहीं रहेगा बिकॉज हमें इंटरनेशनल स्तर पे रुपी की वैल्यू को डाउनग्रेड थोड़ा सा करना है। डीवैल्यूएशन का मतलब रहता है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ राशनिंग, कंट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट्स, ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ये करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो यानी ए जो है वो इसके साथ मैच करेगा कि ऑफिशियली आपने अपनी जो है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी को कम कर दिया है हमारे फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन वैसे बड़ा बड़ा अगर हम देखें तो कैपिटल एसेट्स की रिडक्शन हो जाती है उसके अमाउंट में, बिकॉज कुछ वेयर एंड टेयर की वजह से वो मशीनरी पार्ट या कैपिटल एसेट जो है वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर जाता है। तो यहां पे अगर हम बेस्ट सूटेड आंसर देखें तो यहां पे आंसर आपका बनता है डिक्लाइन इन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर उसको आप सेल करने जाएंगे तो वो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज आपका जो है वो कम हो गया है उसका, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है। बाकी अब इससे अगर आप देखें कि ए का 5 होना है, ए का 5 यहां भी है, यहां भी है, और बी का 1 होना है, तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। फर्स्ट आंसर इसमें आना है। अब दो ही चीजों को मैच कर दें और पहली दो चीजें इजी हैं मैच करने के लिए, तो आपका आंसर इसके अंदर फर्स्ट बन जाता है। आपका आंसर इसमें फर्स्ट ही है। यहां पे मैंने आपको मीनिंग्स दे दिए हैं, डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, डिफ्लेशन जो कि ऑपोजिट होता है इन्फ्लेशन का, एक्सचेंज कंट्रोल। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट देखें, when haloalkanes and aryl and vinyl halides react with magnesium metal they yield which agent? तो एक बहुत ही फेमस एजेंट है दैट इज ग्रिग्नाल्ड एजेंट। ये ग्रिग्नाल्ड एजेंट तब बनता है जब एल्केन्स, विनाइल्स साथ में ऐड करते हैं हेलाइड्स को। हेलाइड्स कौन से रहते हैं? हमारे हेलोजेंस होते हैं जो क्लोराइड्स, आयोडीन, ये सारे जो होते हैं ये हमारे हेलाइड्स कहलाते हैं। मैग्नीशियम के साथ एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दे तो उसको ग्रिग्नाल्ड एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने, ग्रिग्नाल्ड एजेंट माना जाएगा। ग्रिग्नाल्ड एजेंट का क्या फॉर्मूला रहता है कि उसके अंदर एल्काइल, अराइल, विनाइल ये ग्रुप्स लगे होते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप, साथ ही साथ हेलोजन लगा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार के आपके हेलोजन लगे होते हैं, बीच में मैग्नीशियम लगा होता है। ये है हमारे ऑर्गेनिक्स, ये आपके आ गए हेलोजेंस, और मैग्नीशियम के साथ वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं। इसको ग्रिग्नाल्ड एजेंट कहा जाता है। वाइडली यूज्ड होता है ये एजेंट फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, तो इंपॉर्टेंट एजेंट है ग्रिग्नाल्ड एजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस? फिशेस के हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। काफी बार एग्जामिनेशन में इक्वेशन आता है। यहाँ पे एक ही एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, जबकि ह्यूमन हार्ट्स के अंदर 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट ह्यूमन के अंदर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग in 2023, which among the following states in India has the lowest percentage of the total population that is multidimensionally poor? तो lowest इसका देखना है, multidimensionally poor है, जो lowest percentage कौन सी स्टेट के अंदर? तो ये अच्छी स्टेट मानी जाएगी बिकॉज lowest इसके अंदर परसेंटेज रहेगी। मल्टीडायमेंशनल, अलग अलग जगहों पे जो लोग गरीब हैं, तो यहाँ पे केरला का आंसर बनता है। तो ध्यान से अगर हम सोचें तो केरला वैसे भी लिटरेसी रेट्स के अंदर काफी टॉप पे रहता है, और उसके अंदर मल्टीडायमेंशनली पुअर जो है उनकी परसेंटेज लीस्ट में आती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस? ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद ही रखना है। डायोप्टर होता है इसमें। मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ द लेंस, डायोप्टर के अंदर हम मेजर करते हैं। डायोप्टर इज द यूनिट। इस प्रकार से जो आपका आईज की को चेक करने के लिए उसकी यूनिट क्या रहती है? डायोप्टर। नेक्स्ट देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ, कितने परसेंट का ऑटोमेटिक अप्रूवल उन्होंने किया था इन द 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री? तो उस साल यानी कि 2024 का क्वेश्चन है ये, तो 2024 से जस्ट पहले कुछ उन्होंने 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री में अप टू 74% FDI अलाउ कर दिया था। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है बाहर से कुछ कंपनीज हमारे देश में आके एक पूरा सेटअप क्रिएट कर सकती है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उस समय पे कि करंट अफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज है। अगर एट प्रेजेंट किसी चीज में FDI का रेट
परसेंटेज कि कितना हम अलाउ कर रहे हैं, कितने परसेंट उसका आना चेंज हो रहा है, तो आपको याद करना है आज के एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव में। नेक्स्ट देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी माने जाते हैं, बिकॉज इब्राहिम लोदी से फाइट करने 1526 में कौन आ जाएंगे, बाबर आ जाएंगे, और मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है वहां से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इब्राहिम लोदी आपका आंसर है। नेक्स्ट, Which of the following cups trophies is not related to the Indian domestic cricket? तो डोमेस्टिक क्रिकेट से कौन सी ट्रॉफी नहीं कनेक्टेड? अगर आपको टोटल सारी नहीं भी पता, आपको दुरंत कप का पता होना चाहिए। हम कुछ कप्स को याद करते हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पस में। दुरंत कप फुटबॉल का बहुत ही फेमस कप है और आपको इसका आंसर जरूर आना चाहिए, बिकॉज वो फुटबॉल से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। तो आपका आंसर बनता है दुरंत कप। ये एसोसिएटेड है विद फुटबॉल, या इसको सॉकर भी कहते हैं कई बार। इट इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया, और फर्स्ट ये इसका कब हुआ था टूर्नामेंट, 1888 में शिमला इंडिया के अंदर। तो दिस इज अ वेरी वेरी फेमस दुरंत कप जो है वो बहुत ही फेमस है, फुटबॉल से कनेक्टेड है, क्रिकेट से नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड्स अकर। नीप टाइड्स, दो प्रकार की टाइड्स होती हैं समुद्र के अंदर। एक तो कॉमन हो गया, रेगुलर में कौन सी टाइड्स हैं, एक होती हैं नीप टाइड्स और एक होती हैं स्प्रिंग टाइड्स। नीप टाइड्स ऐसी टाइड्स मानी जाती हैं जो रेगुलर से, जो कॉमन समय से कम में उसकी हाइट रहेगी उन टाइड्स की, और स्प्रिंग टाइड वो मानी जाती है जो कॉमन, जो रेगुलर समुद्र की जो लहरें होती हैं उनसे ज्यादा टाइड अगर आ जाए तो स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। अब ध्यान रखें, नीप टाइड्स तब होती हैं जब सन एंड मून आपस में 90 डिग्री पे होते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसल आउट करते हैं। स्प्रिंग टाइड कब होगी, जब ये दोनों सिंगल स्ट्रेट लाइन के अंदर ये अपने आप में अलाइंड होंगे। तो यहां पे आपका आंसर बनता है, क्योंकि नीप टाइड की बात है, रेगुलर से कम टाइड की बात है, और हमें पता है टाइड्स जो है वो सन एंड मून का कंबाइंड इफेक्ट होता है जो पानी की अर्थ की बॉडी पे पानी की में टाइड्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब ये 90 डिग्री एंगल्स पे हैं तो नीप टाइड्स का समय रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में कभी भी हो जाए तो स्प्रिंग टाइड्स का समय रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र हेगड़े वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है और ये यक्षागना डांस के साथ कनेक्टेड है। आपको फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपने ध्यान रखना है। बहुत ही फेमस पर्सन है और यक्षागना डांस के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखें, The idols of which three gods are installed in Jagannath Temple Puri? Jagannath Temple Puri बहुत ही फेमस टेम्पल है इंडिया का, और यहाँ पे जो गॉड्स इंस्टॉल्ड हैं वो जगन्नाथ जी हैं, बालभद्रा जी हैं एंड सुभद्रा जी हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ये। ध्यान रखें, इसको क्वेश्चन को याद रखना है आपने। अन्ना चंडी जी जो है द फर्स्ट इंडियन विमेन टू सर्व एज अ जज एट अ हाई कोर्ट was appointed in which of the following high courts? तो कौन से हाई कोर्ट में? अगेन सेम आंसर आपको दिखेगा, केरला। केरला में ऐसे ही याद रख ले, लिटरेसी रेट्स हाई भी है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जज जो है हाई कोर्ट के अंदर केरला के अंदर ही वो थे। मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग भी जो सबसे कम परसेंटेज में हैं वो केरला में ही हैं। नेक्स्ट देखें, As in July 2021, the Nipun Bharat scheme was launched by which of the following ministries? तो निपुण, जैसे कि आपको दिख ही रहा है वर्ड निपुण जो है, इसको आप एक्सपर्ट भी कह सकते हो इस पर्सन को। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरेसी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी आपने ज़रूर याद रखनी है, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। और 3rd ग्रेड तक एक पर्सन में बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इसके ऊपर ये निपुण भारत स्कीम बेस्ड है। नेक्स्ट देखें, which article of the Indian Constitution of India expressively provides that president is eligible for re-election? तो re-election का जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल बनता है आर्टिकल 57। जब हम अपना डिटेल लेक्चर करते हैं पॉलिटी का तो आर्टिकल 52 से लेके 62 तक सारे ही आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट को पर्टेनिंग है सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्पस में। और यहाँ पे जो री-इलेक्शन का आपका आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 57। आपने सारे ही आर्टिकल्स याद करके जाने हैं अपने एग्जामिनेशन पर्पस में। ये आर्टिकल्स के ऊपर काफी बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, फेमस आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड महात्मा गांधी लीड द पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
गांधी जी का इंडिया में आने के बाद 1917 का जो पहला उनका सत्याग्रह था वो इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर ही था और वो चंपारण का सत्याग्रह है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम तौर पे आपने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। चंपारण सत्याग्रह की कुछ डिटेल्स यहाँ पे है। तिनकाथिया सिस्टम के अगेंस्ट ये सत्याग्रह हुआ। राजकुमार शुक्ला जी रिक्वेस्ट करने गए थे, यहाँ पे लिखा है उनका नाम, राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तिनकाथिया सिस्टम से प्रभावित है और इसको हटाना चाहते हैं। तो ये पहला सत्याग्रह रहेगा गांधी जी का इंडिया में आने के बाद 1917 का। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम of Vedic life, which of the following was the third stage of life? तो आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ में अपने वैदिक सिस्टम जब हम करवाते हैं तो उसके अंदर हम डेफिनेटली ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ करवाते हैं और उसके अंदर थर्ड जो स्टेज है दैट इज वनप्रस्थ स्टेज। तो ये आपने याद रखना है। आपको स्टेजेस का इसमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक कौन सी स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है वो ब्रह्मचार्य स्टेज जो स्टूडेंट लाइफ को डिपिक्ट करती है। गृहस्थ जो है वो हाउस होल्ड लाइफ को डिपिक्ट करती है। वनप्रस्थ ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, ये रिटायर्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और सन्यास जो है बिल्कुल सब चीज़ों को त्याग करके जब आप चले जाए तो वो सन्यास लाइफ लास्ट लाइफ मानी जाती है, लास्ट स्टेज ऑफ द आश्रम सिस्टम। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था इस बार। तो यहाँ पे हम अपना सेट 4 कंप्लीट करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम बाकी सेट्स भी जल्द से जल्द आपके लिए लेके आए। आप हमारे पार्ट 1 to 7 भी ज़रूर देखें, आपके एग्जामिनेशन पर्पज में वो हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।